आंखें इस वक्त बंद थी। उसके शरीर में जरा सी भी हलचल नहीं हो रही थी। उसकी सांसें नहीं चल रही थी। शालिनी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अचेत अवस्था में पहुंच गई थी। उसके शरीर में जरा सी भी हलचल नहीं हो रही थी। तभी शालिनी झटके के साथ अपनी बंद आंखें खोल लेती है। जब शालिनी अपनी आंखें खोलती है तो उसकी आंखों में एक आक्रोश नजर आ रहा था। शालिनी की आंखों के सामने वो सारे पल गुजरने लग जाते हैं जो कुछ देर पहले घटित हुए थे। उसे याद आता है कि कुछ देर पहले उसका काले पोशाक वाले आदमी से सामना हुआ था और उसी के कारण इस वक्त वो पानी के अंदर जमी हुई थी। शालिनी को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो कुछ नहीं कर पा रही थी। वो बड़ी ही लाचार नजर आ रही थी। वो अपने शरीर को हिलाने की कोशिश कर रही थी पर नहीं हिला पा रही थी। शालिनी से उसके हाथों की उंगलियां तक नहीं हिल पा रही थी। बर्फ की परत कुछ इतनी मोटी थी। शालिनी के कानों में उसके बाबा की आवाज गूंजने लग जाती है। मेरी मदद कर यामिनी बेटी, मेरी मदद कर। महाशक्ति खतरे में है, तुझे उसकी रक्षा करनी है, तुझे अपने धर्म का पालन करना है। शालिनी मन ही मन सोचने लग जाती है, ये तो बाबा की आवाज है, वो मुझे पुकार रहे हैं। मुझे उनकी मदद करने जाना चाहिए, पर कैसे जाऊं? मैं तो यहाँ पर फंस गई हूँ। हे महादेव, मैं क्या करूं? कैसे मदद करने जाऊं अपने बाबा की? इतना सोचकर शालिनी मन ही मन रोने लग जाती है। बर्फ जमी होने के बावजूद भी उसकी आंखों में नमी साफ दिखाई दे रही थी। शालिनी को बार बार उसके कानों में उसके बाबा की आवाज सुनाई दे रही थी। यामिनी बेटा, मैं मुसीबत में हूँ, मेरी मदद करने आ। यामिनी बेटा, मैं मुसीबत में हूँ। शालिनी बार बार अपने मन में महादेव का स्मरण कर रही थी। शालिनी महादेव से अपनी मदद की पुकार लगा ही रही थी कि तभी उसे एहसास होता है जैसे बर्फ की ऊपरी सतह पर कोई चीज आकर गिरी हो। शांत वातावरण होने के कारण शालिनी को उस चीज के बर्फ पर गिरने की आवाज साफ सुनाई दी थी। जब शालिनी अपनी नजरें ऊपर करती है तो देखती है कि बर्फ की ऊपरी सतह पर कोई गोल्डन चीज रखी हुई थी। रात के अंधेरे में पूरी किश्नोई नदी की बर्फ की सतह गोल्ड के रूप में चमकने लग गई थी। शालिनी मन ही मन सोचने लग जाती है, ये क्या चीज है जो ऊपर आकर गिरी है? वो चीज करीब एक छोटी प्लेट जितनी थी, पर उससे गोल्डन रोशनी इतनी निकल रही थी कि उस रोशनी ने पूरी किश्नोई नदी को कवर कर लिया था। किश्नोई नदी की बर्फ किसी सुनहरी परत की तरह चमक रही थी। शालिनी ने उसी चीज पर अपनी नजरें गड़ाई हुई थी जो ऊपर से आकर गिरी थी। देखते ही देखते जितनी सतह उस चीज ने घेरी हुई थी, उस जगह की बर्फ पिघलने लग जाती है और एक स्पीड के साथ बर्फ को पिघलाते हुए वो गोल्डन चीज नदी के अंदर घुसने लग जाती है। जैसे जैसे वो चीज नदी के अंदर आते जा रही थी, नदी में जमा बर्फ पिघलते जा रही थी। देखते ही देखते नदी की बर्फ पिघलकर पानी बनने लग जाती है। शालिनी अपने हाथ पैर हिलाने लग जाती है। वो नदी का पानी पहले की तरह नॉर्मल हो गया था। अब उसमें जरा सी भी बर्फ नहीं जमी थी। शालिनी देखती है कि वो गोल्ड चीज नदी की सतह के तल पर आकर बैठ गई थी। शालिनी तैरते हुए उस गोल्डन चीज के पास जाने लग जाती है। जब वो उस चीज के पास पहुंचती है तो देखती है कि उस चीज से इतनी तेज गोल्डन रोशनी निकल रही थी कि उसके भी समझ नहीं आ रहा था कि वो चीज क्या है। शालिनी बिना देखे ही उस गोल्ड चीज को उठाने लग जाती है। जैसे ही शालिनी उस चीज को छूती है, वो गोल्डन रोशनी जो पानी के चारों तरफ फैली थी, धीरे धीरे करके कम होने लग जाती है। जब वो रोशनी पूरी तरह कम होती है तो वो देखती है कि उसने अपने हाथ में जो गोल्ड चीज थाम कर रखी हुई थी, वो और कुछ नहीं बल्कि उसका ताज था, यक्षिणी का ताज, जिसकी वो इतने महीनों से तलाश कर रही थी। शालिनी खुश होते हुए मन ही मन कहती है, ये तो मेरा ताज है, वही ताज जिसे मैं इतने दिनों से ढूंढ रही हूँ, पर ये यहाँ पर कैसे आया? शालिनी अपने ताज पर बार बार हाथ फेरे जा रही थी और वो पूरी तरह निश्चित हो जाती है कि ये उसका ही ताज था, कोई डुप्लीकेट नहीं। शालिनी अपने ताज को छूते से ही पहचान गई थी। शालिनी ये सोचना बंद कर देती है कि उसका ताज वहां पर कैसे पहुंचा था, क्योंकि वो तो ये जानकर ज्यादा खुश थी कि उसे उसका ताज मिल चुका है। शालिनी उस ताज को अपने सीने से लगाते हुए कहती है, लगता है महादेव ने मेरी सुन ली, उन्होंने मेरा ताज मुझे वापस दिलवा दिया। अब मैं उस मायाधारी को छोड़ूंगी नहीं। शालिनी पानी के ही अंदर ये सोचकर खुश हुए ही जा रही थी कि उसे उसका ताज मिल गया, पर तभी उसे इस बात का एहसास होता है कि उसके ताज का लाल हीरा लगा हुआ नहीं था और बिना लाल हीरे के उसका ताज किसी काम का नहीं था। शालिनी अपने ताज को देखते हुए कहती है, इसके अंदर का लाल हीरा कहाँ पर है? जहां पर वो ताज आकर गिरा था, शालिनी उसी जगह के आसपास लाल हीरे को ढूंढने लग जाती है।
उसे लगता है जिस तरह उसे उसका ताज मिला था उसी तरह उसे ताज का लाल हीरा भी मिल जाएगा, पर पानी के अंदर कहीं भी उसे वो लाल हीरा नहीं मिलता है। शालिनी अपने आसपास नदी के अंदर सारी जगह देख लेती है जहां पर भी उसे हीरे के मिलने की उम्मीद थी, पर पानी के अंदर कहीं भी लाल हीरा नहीं था। शालिनी मायूस हो जाती है। वो समझ जाती है कि उसे उसके ताज का लाल हीरा नहीं मिलने वाला। पानी के अंदर ही ज्यादा देर रहने से उसका शरीर ठंडा पड़ गया था। वो समझ जाती है कि नदी से बाहर निकलना ही उसके लिए ठीक होगा। शालिनी अगले ही पल अपना ताज लेकर नदी से बाहर निकल जाती है। शालिनी मायूस हो जाती है। वो समझ जाती है कि उसे उसके ताज का लाल हीरा नहीं मिलने वाला। पानी के अंदर ही ज्यादा देर रहने से उसका शरीर ठंडा पड़ गया था। वो समझ जाती है कि नदी से बाहर निकलना ही उसके लिए ठीक होगा। शालिनी अगले ही पल अपना ताज लेकर नदी से बाहर निकल जाती है। शालिनी नदी के बाहर निकल चुकी थी और इस वक्त उसने अपने हाथ में अपना ताज पकड़ा हुआ था जिस पर उसने अपनी नजरें टिकाई हुई थी। शालिनी मायूसी के साथ कहती है, इस ताज का मैं क्या करूंगी जब इसका हीरा ही नहीं है मेरे पास। ये मेरे किसी काम का नहीं। इतना कहकर शालिनी ने उस ताज को फेंकने के लिए अपना सिर सामने ही किया था कि सामने नजर पड़ते ही वो स्टैचू बनकर खड़ी हो जाती है। उसके सामने कुछ ऐसी चीज थी जिसे देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। उसने सोचा भी नहीं था कि वो चीज वहां पर हो सकती है। शालिनी की आंखों के सामने कुछ और नहीं बल्कि लाल हीरा था, वही लाल हीरा जो उसके ताज में लगता था। वो लाल हीरा घाट पर ही रेत पर रखा हुआ था जिससे सिर्फ एक लाल रोशनी निकल रही थी, गोल्डन ताज की तरह नहीं जिसकी रोशनी चारों तरफ बिखर रही थी। कुछ देर के लिए एक दो काले बादल अपनी जगह से हट गए थे जिस कारण चांद दिखाई देने लग गया था। चांद की सफेद रोशनी सीधे उस लाल हीरे पर गिर रही थी जिस कारण वो लाल हीरा और चमकदार नजर आ रहा था। रात के अंधेरे में वो लाल हीरा किसी नागिन के नागमणि की तरह चमक रहा था। शालिनी उस हीरे को देखते हुए मन ही मन खुश होते हुए कहती है, ये क्या, ताज के अंदर का हीरा यहीं पर है। ये कैसे मुमकिन है? ताज मुझे नदी के अंदर मिला और हीरा बाहर। आखिर चक्कर क्या है? शालिनी कुछ ज्यादा सोच पाती उससे पहले ही उसके दिमाग में फिर तारा का ख्याल आ जाता है। उसे याद आता है कि उसे तारा की मदद करने जाना है, अपना धर्म निभाना है। साथ में उसे ये भी याद आता है कि सूचक मोती टूट चुका है और उसके बाबा बड़ी मुसीबत में है। शालिनी उस लाल हीरे के पास जाती है और उसे उठा लेती है। जब शालिनी उस हीरे को अपने हाथ में लेती है तो शालिनी के हाथों में से लाल रोशनी निकलने लग जाती है जो कि अद्भुत लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि शालिनी ने अपने हाथ में लेजर लाइट का एक बड़ा सा बिंब पकड़ा हो, उसी में से वो लाइटों की रोशनी निकल रही हो। शालिनी खुश होते हुए कहती है, लगता है महादेव खुद मुझे राह दिखा रहे हैं मेरी खोई हुई चीजों को वापस देकर। अब तो महादेव भी मेरे साथ हैं और वो खुद चाहते हैं कि मैं महाशक्ति की रक्षा करूं और उसे हर मुसीबत से बचाऊं। इतना कहकर शालिनी मन ही मन हीरे को वापस ताज में जमाने के लिए शक्ति स्थानांतरित मंत्र पढ़ने लग जाती है। शालिनी मन ही मन शक्ति स्थानांतरित मंत्र पढ़ते हुए हीरे को ताज में उसकी जगह पर लगाने लग जाती है। मंत्र पूरा पढ़ते हुए शालिनी आखिरकार उस हीरे को वापस से ताज में स्थापित कर ही देती है। जैसे ही लाल हीरा ताज में लग जाता है वैसे ही उस हीरे से लाल रोशनी निकलनी बंद हो जाती है। ताज पूरी तरह तैयार हो गया था। शालिनी अब उसे धारण कर सकती थी। शालिनी पहले तो उस ताज को जी भर कर देखती है क्योंकि वो सालों बाद उस ताज को हीरे के साथ देख रही थी, वरना जब से वो ताज उस अघोरी के हाथ लगा था वो अपना ताज नहीं देख पाई थी। जब शालिनी का मन भर जाता है तो वो अपने ताज को धारण करने लग जाती है। जैसे ही शालिनी ताज को अपने सिर पर धारण करती है आसमान में तेज बिजली कड़कती है। बिजली इतनी तेज चमकी थी कि कुछ देर के लिए ऐसा लगा था सवेरा हो गया हो। सारी चीजें साफ दिखाई देने लग गई थी बिजली की उस चमक में। शालिनी अपने ताज को धारण करते ही अपनी आंखें बंद कर लेती है। अभी उसके ताज को उसके सिर पर विराजमान हुए एक पल ही हुआ था कि देखते ही देखते शालिनी का शरीर हवा में उड़ने लग जाता है। शालिनी का शरीर करीब 11 फीट की ऊंचाई पर हो गया था कि शालिनी का शरीर धड़ाम से नीचे गिर जाता है। लेकिन जब शालिनी का शरीर नीचे गिरता है तो हम देखते हैं कि उसके सिर पर इस वक्त ताज नहीं था, क्योंकि ऊपर 11 फीट पर ही यामिनी थी। उसके सिर पर उसका ताज था। यामिनी की रूह शालिनी के शरीर में से निकल चुकी थी। यही कारण था कि शालिनी का शरीर इस वक्त नीचे घाट पर अचेत अवस्था में पड़ा हुआ था। उसमें बिल्कुल जान नहीं थी। यामिनी अपने यक्षिणी वाले रूप में थी। उसने इस वक्त लाल साड़ी पहनी हुई थी, सोने के गहनों से लदी हुई, और इस वक्त वो किसी देवी की तरह लग रही थी।
लंबे लंबे बाल जो कि पीछे खुले हुए थे, बालों में गजरा, हाथों में सोने के कंगन के साथ गले में फूलों की माला। यामिनी अपनी आंखें बंद कर लेती है। जैसे ही वो अपनी आंखें बंद करती है, फिर एक बार तेज बिजली चमकती है। जब यामिनी की रूह उस ताज को धारण करती है तो उसको उस ताज से जुड़ी सारी यादें याद आने लग जाती हैं। उसे ताज से जुड़े सारे अहम पल दिखाने लग जाते हैं, जैसे कि कामेश्वरी यक्षिणी यक्षिण लोक की हर परीक्षा को पार कर ली थी और वो बाकी सभी यक्षिणियों से सर्वश्रेष्ठ थी, इसलिए उसे यक्षिण लोक की रानी बनाया गया था और उसे ताज पहनाया गया था। अभी यक्षिण लोक की रानी बने हुए उसे कुछ ही दिन हुए थे और भक्षानर ने कामेश्वरी यक्षिणी को धरती लोक पर बुलाने के लिए साधना शुरू कर दी थी। इस वक्त ताज पहने हुए यक्षिणी एक बड़े से सिंहासन पर बैठी हुई थी। वो अत्यंत सुंदर लग रही थी, इतनी सुंदर कि हर पुरुष उसकी बाहों के आगोश में सोना चाहे, उसके रस भरे होठों को पीना चाहे, उसकी मादक कमर को चूमना चाहे, उसके कोमल बदन को छूना चाहे। उसके सामने रज्जन खड़ा हुआ था जो कि युवा अवस्था में था। रज्जन काफी जवान और चुस्त तंदुरुस्त दिख रहा था। उसकी वेशभूषा सेनापति की तरह थी और उसमें वो काफी जच रहा था। वैसे तो यक्षिणी और रज्जन की उम्र कई लाखों साल थी, पर यक्षिण लोक में रहने के कारण वो हमेशा जवान रहते थे, क्योंकि सभी ग्रहों का सूर्य का चक्कर लगाने का वक्त अलग अलग होता है। यक्षिणी के चेहरे पर हमेशा की तरह मुस्कान थी और रज्जन काफी गुस्से में लग रहा था। रज्जन गुस्से से यक्षिणी से कहता है, ये मैं क्या सुन रहा हूं कामेश्वरी? वो कहती है, कामेश्वरी नहीं रज्जन, यक्षिणी। आप भूल रहे हो, अब मैं सिर्फ कामेश्वरी यक्षिणी नहीं बल्कि इस यक्षिण लोक की रानी हूँ, तो आपके लिए उचित यही होगा कि आप अपनी मर्यादा न भूलें। यक्षिणी की यह बात सुनकर रज्जन को गुस्सा आने लग जाता है, पर वो अपना गुस्सा प्रकट नहीं करता है, बस अपनी मुट्ठी भींच लेता है। रज्जन कहता है, क्या जो समाचार मैं सुन रहा हूँ वो सत्य है? यक्षिणी हामी भरते हुए कहती है, आपके मुख की प्रतिक्रिया देखकर तो यही लग रहा है कि आपने जो सुना है वो सत्य सुना है, तभी आप इतने बेचैन लग रहे हैं। रज्जन तुरंत कहता है, कैसे ना हो बेचैन, आप ही बताइए। आप ये जानती हैं ना, सदियों से चली आ रही पौराणिक परंपरा के अनुसार यक्षिण लोक की रक्षा करने के लिए यक्षिण लोक की रानी को यक्षिण लोक के सेनापति से विवाह करना पड़ता है और इस बार सेनापति के लिए मुझे चुना गया है। यक्षिणी कहती है, हाँ मुझे ये बात ज्ञात है। रज्जन कहता है, अगर आपको ये बात ज्ञात है तो फिर आप कैसे पृथ्वी लोक पर जाने का फैसला कर सकती हैं? आप जानती हैं ना, कुछ दिनों बाद ही हमारा विवाह होने वाला है। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।